इवनिंग क्लास। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10th के सेकेंड लेसन बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले बहुपद है क्या, ठीक है। बहुत क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि बहुपद के बारे में कि होता क्या है कि चर राशि की मतलब ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, न तो उसकी घात ऋणात्मक होनी चाहिए, न ही उसकी घात कोई परिमेय व्यंजक होना चाहिए। अगर किसी दिए गए समीकरण में चर राशि की घात अगर स्वतंत्र होती है और उसकी घात न तो ऋणात्मक होती है न ही कोई परिमेय व्यंजक होता है, तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। यानी बहुपद की अगर परिभाषा अगर हम देखें एक लाइन में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि ऐसे समीकरण, देखिए समीकरण ऐसे समीकरण जिनमें चर राशि की घात स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र यानी धनात्मक हो, ठीक है, उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। याद रखिएगा, बहुपद में ध्यान दीजिएगा, बहुपद में चर राशि की घात चर राशि की जो घात है ऋणात्मक, चर राशि की घात ऋणात्मक एवं परिमेय व्यंजक नहीं होना चाहिए। परिमेय व्यंजक यानी जैसे रूट वगैरह या क्यूब रूट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। देखिए, जैसे कुछ एग्जांपल्स हम आपको पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि कैसे होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। देखिए, कुछ एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हमारा एग्जांपल इस प्रकार से है। देखिए, ये हमारे कुछ इक्वेशंस है, ठीक है। परिभाषा क्या कही गई है बहुपद में कि ऐसे समीकरण जिसमें चर राशि की घात स्वतंत्र यानी कैसी होनी चाहिए? घात उसकी धनात्मक हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद में जो चर राशि की घात होती है, पहली चीज कि वह क्या नहीं होनी चाहिए? तो पहले तो वह ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। एवं परिमेय व्यंजक मतलब कौड़ी में नहीं होनी चाहिए। परिमेय व्यंजक समझ रहे हैं? मतलब परिमेय व्यंजक मतलब कि उसकी घात 1/2 3/4 ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? उसकी घात कैसे नहीं होनी चाहिए? 1/2 या 3/4 के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक। ऐसे हमारा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एग्जांपल्स के लिए। जैसे पहला अगर इक्वेशन है इसमें हम ध्यान से देखें तो क्या लिखा गया है कि 2x+1 देखिए, बहुपद में हमें जो है केवल किस राशि से मतलब है? तो चर राशि से। किस राशि से? चर राशि से। पहले चर व अचर राशि बताते हैं आपको। चर राशि होती क्या है? चर राशि ऐसी राशियां जिनके मान कभी भी निश्चित नहीं होते हैं, उनके मान कभी भी निश्चित नहीं होते हैं, वैसे राशि को क्या बोलते हैं? चर राशि। जैसे कोई इक्वेशंस में अगर x y z अगर राशियां होती हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? चर राशि। इसे क्या बोलते हैं? चर राशि, क्योंकि इनका मान कभी भी निश्चित नहीं होता है। लेकिन ऐसी राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं, जो बदलते नहीं है, जैसे 2 3 5 7, अगर 2 कहेंगे तो क्या इसका मान कभी 3 होगा? नहीं होगा। 3 कह देंगे तो क्या कभी मान उसका 5 होगा? नहीं होगा। 5 कह देंगे तो क्या कभी उसका मान 7 होगा? नहीं होगा। 7 कह देंगे तो कभी का मान उसका 9 होगा? नहीं होगा।
तो ऐसे राशियां जिनके मान पूर्ण रूप से निश्चित होते हैं, ऐसे राशियों को क्या बोलते हैं? अचर राशि। आप कह सकते हैं कि जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी भी गिनती की संख्याएं होती हैं वो सभी कैसी राशियां होती हैं? अचर राशियां होती हैं। क्या होती हैं? अचर राशियां। और जितनी ए बी सी डी के वेरिएबल होते हैं, यानी एक्स वाई जेड ए बी सी डी के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सभी कैसी राशियां होती हैं? तो चर राशि होती है। कैसी राशियां होती हैं? चर राशि। समझ में आया आपको? जितनी भी गिनती की संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5, वो अचर। और जितनी ए बी सी डी में एक्स वाई जेड जे के एल एम ये की जो राशियां होती हैं वो क्या होती हैं? चर होती हैं। तो बहुपद में हमें किस राशि से मतलब है? केवल चर राशि से। हमें अचर राशि से कोई मतलब नहीं है। अब अगर इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा क्या गया था कि जब ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात धनात्मक होनी चाहिए, पहले चीज क्या होनी चाहिए? धनात्मक। ठीक है। अब चलिए देखिए हम इसमें हम करके देखते हैं कि क्या है। जैसे मान लीजिए पहला जो समीकरण दिया गया है, क्या लिखा गया है? 2x+1। इसमें 2 कैसी होगी? अचर होगी। तो क्या हमें अचर से मतलब है? नहीं। किससे मतलब है? चर से। चर राशि हमें क्या मिल गई? x। अब x की यहाँ पर घात अधिकतम कितनी होगी? 1। अब 1 बताइए धनात्मक है कि नहीं है भाई? क्या यह ऋणात्मक है? नहीं है। कोई परिमेय व्यंजक है? नहीं है। तो जब किसी राशि की घात जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र व धनात्मक होती है तो उसे हम बहुपद कहते हैं। यानी यह बहुपद है कि नहीं? ये बहुपद है। ये बहुपद है कि नहीं बच्चा? लेकिन दूसरा देखिए, ये अंडर रूट में 3। अब बताइए 3 चर है कि अचर है? अचर है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। हमें किससे मतलब है? केवल चर राशि। तो चर राशि देखिए यहाँ पर चर कितना है? एक्स। अब एक्स की घात कितनी है? 3/2। कितनी है? 3/2। ये बताइए 3/2 कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या है भाई। वे संख्या जिन्हें हम किस रूप में रखते हैं? p/q। अब 3/2 है तो यह p/q के रूप में है कि नहीं? है। अर्थात ये कैसी संख्या है? परिमेय। जब किसी संख्या में चर राशि की घात अगर परिमेय व्यंजक आती है तो वह बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परिभाषा कह रहा है कि चर राशि की घात न तो ऋणात्मक होनी चाहिए और न ही कोई परिमेय व्यंजक होना चाहिए, न ही रूट में होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? अगर इन तीनों में से कोई भी अगर चीज दिखेगी तो वह राशि कभी भी बहुपद नहीं होगी, कभी भी समीकरण बहुपद नहीं होगा। लेकिन देखिए ये वाला समीकरण अगर ध्यान से देखें, आप इसको ध्यान से समझना है आपको। 9x² जो लिखा गया है इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए रूट में क्या लिखा है? 9x² अब प्लस कितना है? 2। 9 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा? 3। और x² का वर्गमूल क्या निकल जाएगा? x। तो ये समीकरण क्या बन गया? 3x+2 बना कि नहीं बच्चा? अब बताइए 3x+2 में x की घात कितनी होगी? 1। अब 1 जो है स्वतंत्र भी है और कैसी है? धनात्मक ही है। तो अब बताइए बहुपद है कि नहीं? है। अर्थात 9x² + 2 ये भी बहुपद है कि नहीं है? तो ये भी बहुपद है कि नहीं बच्चा? बिल्कुल है। समझ में आ रही बात? अगर कोई समीकरण दिया जाता है, अगर उसे आप सॉल्व कर लेते हैं, अगर परिभाषित मान निकल जाएगा तो वह बहुपद होगा, और अगर परिभाषित मान नहीं निकलेगा तो वह बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रही बात? चलिए अगर आप इसे करके देख लें, जैसे लिखा गया है कि √9x² जो लिखा गया है इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 9 को 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का वर्ग 9 और x का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से ये कड़ी, देखिए कड़ी का मान कितना होता है? 1/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3x² है, कड़ी का मान 1/2। इस 2 से 2 का होगा? कट जाएगा, तो मान कितना निकल गया हमारा? 3x। अब 3x मान जो है वो स्वतंत्र है कि नहीं? बिल्कुल है। अर्थात इसलिए बहुपद है। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर x की घात कितनी लिखी गई है? 2। और यहाँ भी x है तो यहाँ भी x की घात कितनी होगी? 1। अब बताइए ये दोनों राशियों की जो घात है वो धनात्मक है कि नहीं? बिल्कुल है भाई। दूसरी चीज कि क्या इनकी घात कोई परिमेय व्यंजक है? नहीं है। ऋणात्मक है? नहीं है। और जब न तो परिमेय व्यंजक है न ही ऋणात्मक घात है और ये धनात्मक है, अर्थात ये क्या है? बहुपद है। ये बहुपद क्या है। लेकिन देखिए 1/2x-1 है, ये पूरा व्यंजक अगर ऊपर जाएगा तो इसकी घात किस में आ जाएगी? माइनस में। भाई इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे अगर तो क्या लिखेंगे कि 2x-1 क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा। अर्थात लिखेंगे कि ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये घात ऊपर जाने पर कैसी हो गई? ऋणात्मक हो गई। और जब किसी व्यंजक की घात ऋणात्मक हो जाएगी तो वह बहुपद होगा? नहीं होगा। यहाँ देखिए रूट में कितना है? 7। तो हमें तो ये तो रूट में 7 अचर राशि है, तो अचर राशि से कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं है। चर राशि देखिए कितनी है? x की घात कितनी होगी? प्लस। धनात्मक है कि नहीं? लेकिन 1/x है, यह x अगर ऊपर जाएगी तो घात कैसी हो जाएगी? माइनस। अब देखिए ये राशि तो प्लस में थी, लेकिन ये ऊपर जाएगी तो राशि किस में हो जाएगी? माइनस में। और आपको कहा गया है कि चर राशि की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। अब ये राशि ऊपर गई तो घात कैसी होगी? ऋणात्मक। तो क्या बहुपद है? तो लिखेंगे कि नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। समझ में आ रही है बात?
ध्यान से देख लीजिए। अगर आप इन सारे इक्वेशंस को यानी अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो आपसे बहुपद कभी भी नहीं छूटेगा। आप बहुपद के कोई भी इक्वेशंस अगर आपको दिए जाएंगे तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि ये बहुपद है कि नहीं है। समझ में आ रही बात? बस एक चीज ध्यान दीजिए, क्या लिखा गया है कि समीकरण में जो चर राशि होगी, हमें किस राशि से मतलब है? तो केवल चर राशि से। क्या अचर राशि से कोई रिलेशन रखना है? बिल्कुल नहीं, हमें अचर राशि से कोई मतलब नहीं है। इसकी घात कैसी हो जाए? धनात्मक रहे। दूसरी चीज की बहुपद होती है कब होगी? यदि इसकी घात जो है ऋणात्मक न हो और परिमेय व्यंजक न हो। केवल क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। समझ में आई बात? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए, वरना हम इरेज कर देते हैं और कुछ और भी हम सवाल इसमें लिख के देते हैं। आप बताइएगा कमेंट्स में कि इसमें से कौन कौन से समीकरण बहुपद थे और कौन कौन से समीकरण बहुपद नहीं थे। आपको बस नंबर बताना है कि एक नंबर एक का जो समीकरण था वो बहुपद है, नंबर दो का समीकरण जो था वो बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, मैं 3-4 एग्जाम्पल्स आपको दे देता हूँ, आप करके बताइएगा कि कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। चलिए ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे समीकरण मेरा है पहला, पहला समीकरण है 2x + 3/x। एक समीकरण है √5x² + 2। एक समीकरण है 3x² + 5x + 9 और एक है 2x + 3√x + 1। आपको बताना है कि दिए गए इन चारों विकल्पों में से कौन कौन से विकल्प जो बहुपद हैं और कौन कौन से विकल्प बहुपद नहीं है। एक और हम दे देते हैं, जैसे मान लीजिएगा कि 2/3x² + 2x + 1। ठीक है, आपको बताना है कि दिए गए 5 विकल्प में से कौन कौन से विकल्प बहुपद हैं और कौन कौन से विकल्प बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि इसमें से कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिएगा इसमें बहुपद का जो विभाजन है इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भाग में बांटा गया है, 2 तरह से बांटा गया है। किसकी तरह से? तो एक जो है घात के अनुसार और एक बांटा गया है पदों के अनुसार। किसके अनुसार बाबू? एक घात के अनुसार और एक किसके अनुसार बांटा गया है? तो पद के अनुसार बांटा गया है। ठीक है, चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कैसे कैसे। देखिए क्लास 9th में ये चीज़ें आप पढ़े होंगे, लेकिन फिर एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि जो बहुपद है आपका, इसे 2 तरह से बांटा गया है। पहला होता है एक, ध्यान दीजिएगा, घात के अनुसार। किसके अनुसार? घात के अनुसार। और एक होता है पद के अनुसार। किसके अनुसार? पद के अनुसार। ठीक है, घात के अनुसार जो बहुपद बांटे गए हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए पहला होता है एक घातीय या रैखिक बहुपद। देखिए पहला होता है रैखिक बहुपद। पहला क्या होता है? रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद। इससे बाद क्या होता है? त्रिघातीय बहुपद। क्या होता है? त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा पद के अनुसार। तो पहला होता है एक पदीय बहुपद। क्या होगा? एक पदीय बहुपद। दूसरा होगा द्विपदीय बहुपद। क्या हो जाएगा? द्विपदीय बहुपद। और एक हो जाएगा त्रिपदीय बहुपद।
इससे अधिक हुआ तो हम कह देंगे सीधे कि वो एक बहुपद है, ठीक है, क्योंकि चतुष्पदीय बहुपद पच्चीसपदीय ऐसे कहने कोई मतलब है नहीं, तो सीधे इससे अधिक 3 तक लेते हैं हम लोग, 3 से अधिक जो होगा तो कह देंगे सीधे बहुपद है, ठीक है। रैखिक बहुपद क्या होता है, देखिए, जिसमें वह बहुपद जिसमें चर राशि की घात, चर राशि की अधिकतम घात, अधिकतम घात 1 हो, अधिकतम घात कितनी हो जाए, 1 हो जाए, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं मुन्ना, रैखिक बहुपद कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कह दें हम कि 2x, क्या कह देंगे, 2x+1। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें चर राशि की जो अधिकतम घात है, चर राशि की जो अधिकतम घात है आपको कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है। तो यदि किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है तो ऐसे बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे हम मान लीजिए लिख देंगे केवल, अगर मान लीजिए कि लिख दिया मैंने y, क्या लिख दिया मैंने, केवल y। अब y की अधिकतम घात इसमें कितनी दिख रही है, 1, तो ये भी क्या होगा, रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। तो ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है, उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद, आपको इसमें जो है शब्द से ही पता चला, द्वि का मतलब 2, घातीय मतलब घात, यानी ऐसे बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अधिकतम घात कितनी हो जाएगी मुन्ना, 2 हो जाएगी। जैसे हमारा समीकरण हो गया कि 3x² + 2। अब इसमें अधिकतम घात की संख्या कितनी दिख रही है, 2, तो ऐसे बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी, ऐसे बहुपद को क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद। दूसरा है त्रिघातीय बहुपद, मतलब ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी मुन्ना, 3 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो x है, x की मैक्सिमम पावर कितनी आपको दिख रही है, 3 दिख रही है। तो जब किसी बहुपद में x यानी चर राशि की अधिकतम घात 3 होती है तो ऐसे बहुपद को क्या बोलते हैं, त्रिपदीय बहुपद। क्या, सॉरी, त्रिघातीय बहुपद। क्या बोलते हैं, त्रिघातीय बहुपद। जब चर राशि की अधिकतम घात 1 हो तो रैखिक बहुपद, 2 घात हो तो द्विघातीय बहुपद, 3 घात हो तो त्रिघातीय बहुपद, 4 घात हो तो चतुर्थ घातीय बहुपद, उससे अधिक हो तो सीधे कह देंगे कि ये बहुपद है। एक पदीय, देखिए इसमें पद का मतलब जो है, जैसे मान लीजिएगा कोई समीकरण दे देंगे 2x। अब इसमें देखिए पद की संख्या कितनी है, केवल 1 है, कितनी है, 1 है। लेकिन अगर वही हम ऐसे लिख देंगे कि 2x+1, अब इसमें एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। पद का विस्तार ध्यान दीजिएगा, अगर कोई संख्याओं के बीच में प्लस या माइनस लग जाता है तो पदों का विस्तार बढ़ जाता है। देखिए 2x प्लस कितना लिखा गया, 1, तो इसमें पद कितने हो गए, 2, जबकि यहाँ पर पद की संख्या कितनी थी, 1। तो ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 होती है वो कौन से पद होते हैं, तो एक पदीय बहुपद। जिसमें पदों की संख्या 2, वो कौन से बहुपद, तो द्विपदीय बहुपद। जब किसी बहुपद में पदों की संख्या 3 हो जाए, कितनी हो जाए, 3 हो जाए, ध्यान दीजिएगा। इसमें कितने पद आ गए, 3, 1, 2 और कितने हो गए, 3। तो जब किसी बहुपद में हमें पदों की संख्या अगर 3 मिलती है तो ऐसे बहुपद को क्या बोलते हैं, त्रिपदीय बहुपद। क्या बोलते हैं मुन्ना, त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। और जब किसी बहुपद में पदों की संख्या मैक्सिमम कितनी मिल जाए, 2 मिले, तो ऐसे बहुपद को क्या बोलते हैं हम लोग, द्विपदीय बहुपद। क्या बोलते हैं, द्विपदीय बहुपद। और जब किसी बहुपद में पदों की संख्या मैक्सिमम कितनी मिले, 1, तो ऐसे बहुपद को क्या बोलते हैं, एक पदीय बहुपद कहते हैं। समझ में आ रही बात। देखिए यहाँ पर अगर हम पद की अगर हम गणना करें, अगर इसमें हम करें तो इसमें कितने पद आपको दिख रहे हैं, 2, एक 2x है प्लस एक क्या है, 1। तो अगर पद के अनुसार देखेंगे तो ये कौन सा होगा, द्विपदीय होगा। लेकिन अगर घात के अनुसार से देखेंगे तो इसमें घात की संख्या कितनी है, 1, तो क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, हम इसको इरेज कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं इरेज करके एग्जाम्पल से आपको 2-3 एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देता हूँ कि पद के अनुसार क्या होते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको इरेज करके बताते हैं आपको। देखिए जैसे मेरे पास 2-3 एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिएगा एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया, जैसे मान लीजिएगा कि 2x+1, एक हो गया 3x² + 2x+1, 4x³ + 5x² + 9x+1। अब इसमें ध्यान दीजिएगा,
पहला जो समीकरण है इसमें चर राशि की अधिकतम घात यानी x की अधिकतम घात कितनी है 1। यानी जब किसी भी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं मुन्ना? रैखिक बहुपद। और जब किसी समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो जाती है 2 तो उसे क्या बोलते हैं? द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद क्या बोलते हैं? द्विघातीय बहुपद बोलते हैं। और जब किसी समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो जाए 3 हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है? त्रिघातीय बहुपद। क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है। अब अगर इसमें मान लीजिए कि अगर हम कहें कि ये तो घात के अनुसार हो गया, अब अगर पद के अनुसार देखें तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? एक 2x एक +1, तो पदों की संख्या कितनी है? 2, तो इसे क्या बोलेंगे? द्विपदीय बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विपदीय बहुपद। अब इसमें पदों की संख्या कितनी है? 3, 1 2 3 दिख रहा है। तो इसे अगर पद के अनुसार कोई पूछेगा तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? तो त्रिपदीय बहुपद। कितना बहुपद होगा? त्रिपदीय बहुपद। इसमें अगर पदों की संख्या देखें तो 1 2 3 और क्या दिख रहा है? 4। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? 4, तो क्या बोलेंगे? चतुर्थपदीय बहुपद। क्या बोलेंगे? चतुर्थपदीय बहुपद। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया घात के अनुसार और पद के अनुसार बहुपद का विभाजन। अब हम लोग आगे चलते हैं कि बहुपद की घात किसे कहते हैं और शून्य क्या होता है और शून्य बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको इरेज करके आपको बताते हैं। चलिए देखिए, पहला हो गया इसमें से बहुपद की घात। क्या हो गया? बहुपद की घात। ठीक है, एक हो गया शून्य बहुपद। क्या होता है? शून्य बहुपद क्या होता है? दो चीज ध्यान दीजिए। हमें बहुपद क्या, रैखिक बहुपद समझ गए हैं कि जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो 1 हो तो ऐसे बहुपद को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं मुन्ना? रैखिक बहुपद। अब हमारा टॉपिक क्या है? बहुपद की घात। बहुपद की घात देख लेते हैं। लिखिएगा कि लिखिएगा कि समीकरण में, लिखिएगा दिए गए समीकरण में चर राशि की, किस राशि की? चर राशि की सबसे बड़ी घात, चर राशि की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। चर राशि की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। समझ में आ रही बात? अगर कोई समीकरण दिया जाए उसमें जो चर राशि की सबसे बड़ी घात होगी उसे हम बहुपद की क्या कहेंगे? घात कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स अगर समझना चाहें, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 3x⁵ प्लस 3x² प्लस मान लीजिए कि 3x और +1। जैसे मान लीजिए हमारा एक समीकरण लिखा गया 3x+1। अब इसमें कहेंगे कि बताइए कि इसमें बहुपद की घात कितनी होगी। तो सबसे पहले चीज़ क्या लिखा है कि समीकरण में चर राशि की जो सबसे बड़ी घात होती है उसे बहुपद की क्या कहते हैं? घात कहते हैं। तो इसमें चर राशि क्या है? हमारा x है। x की घात यहाँ पर कितनी होगी? 1। इसकी घात कितनी? 2। इसकी घात कितनी है? 5। सबसे बड़ी घात कितनी है? 5। यानी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 5 हो जाएगी। 5 हो जाएगी। जैसे दूसरा एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। जैसे मान लीजिएगा ये हमारा समीकरण मान लीजिएगा। अब कहेंगे कि दिए गए इस समीकरण में बताइए कि बहुपद की घात कितनी होगी। दिए गए समीकरण में बताइए कि बहुपद की घात कितनी होगी। तो अगर इसमें बहुपद की घात अगर हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहली चीज़ कि इसमें देखिए सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर जो है x की घात कितनी है? 2। यहाँ पर x की घात कितनी है? 9। यहाँ पर x की घात कितनी है? 10। और यहाँ पर x की घात कितनी है? 12। तो सबसे बड़ी घात कौन दिख रही है? 12। अर्थात बहुपद की घात कितनी होगी? 12 हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो किसी भी समीकरण में जो चर राशि की सबसे बड़ी घात होती है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। ओके, अब हमारा आगे आ गया है कि शून्य बहुपद। क्या आ गया है? शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या है इसकी परिभाषा देखिएगा। देखिएगा, देखिए जब समीकरण में
चर राशि की घात शून्य हो तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। जब किसी समीकरण में चर राशि की घात शून्य हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं मुन्ना? शून्य बहुपद कहते हैं। अब चलिए इसमें एग्जाम्पल समझ। जैसे मान लीजिए कि कोई समीकरण हमें दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि हम लिख देंगे कि 5x के पावर 0। क्या लिख दिए? 5x के पावर क्या लिख दिया मैंने? 0। अब यहाँ पर जो चर राशि, देखिए समीकरण में चर राशि की घात अगर शून्य हो जाए, यहाँ पर चर राशि क्या दिख रही है? x। देखिए यहाँ पर चर राशि की घात जो है 5x के पावर, यहाँ पर चर राशि कौन सी दिख रही है आपको? x की घात कितनी है यहाँ पर? 0 है। तो जब भी किसी समीकरण में चर राशि की घात अगर 0 होगी तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद। क्या बोलेंगे बाबू? हम ऐसे बहुपद को क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लिख देंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए लिख दिया कि y के पावर 0। अब देखिए यहाँ पर हमारा समीकरण क्या लिखा है? y। अब y के पावर कितना हो गया? 0। तो इसमें भी तो चर राशि y है। y की घात अगर 0 है तो इसका भी मान क्या होगा? 1। और यानी इसका जो बहुपद होगा वो क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद। तो याद रखिएगा किसी भी समीकरण में अगर किसी भी चर राशि की घात अगर 0 पाई जाती है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। और जब भी किसी समीकरण में चर राशि की घात अगर शून्य होगी तो ऐसे बहुपद को हम क्या बोलेंगे? तो शून्य बहुपद कहेंगे। क्या बोलेंगे मुन्ना? शून्य बहुपद कहेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया बहुपद का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे कि बहुपद के गुणधर्म क्या हैं, शून्य क्या होते हैं और उनके बीच में संबंध क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से स्टडी करते रहिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।